हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे इस पैंडेमिक में और घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूँ साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में हमारी जो सीरीज़ चल रही थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, वहाँ पर हमने लास्ट क्लास इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को पढ़ा था। ओके, तो हमारा ये लेक्चर 3 है, नेक्स्ट लेक्चर, और हम इसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं अलग अलग ना करके मैं एक ब्रीफ वे में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि एक बार में आपको सभी फॉर्म्स समझ में आ जाएं और आपको एक अच्छे से पता चल जाए कि सब में डिफरेंसेस क्या हैं। ओके, लॉन्ग वे में हम इसको नहीं पढ़ेंगे अभी बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या फॉर्म होते हैं, किस टाइप से क्या क्या उनकी वर्किंग होती है, या फिर क्या उनके फीचर्स होते हैं। बस अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। जब इनको डीपली पढ़ना होगा तब मैं इसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा, जिसमें हम सभी फॉर्म्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख लिया क्या होता है, आपने इंडस्ट्री, कॉमर्स, वो सब कंप्लीट सब पढ़ लिया, एलिमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम बोले, या फॉर्म ऑफ बिजनेस बोले, या फिर हम फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बोलें। सबका मतलब एक ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो ये 5 हमारे टाइप रहेंगे जिनको हमें पढ़ना है। ये अगर आप 5 पढ़ लेते हैं तो उसके बाद यूँ कहिए कि आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया। जैसा कि आपको मैंने बताया, फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज भी इनको बोलते हैं। तो प्राइवेट एंटरप्राइज क्या, आपको पता है जो एंटरप्राइज होते हैं वो 3 तरीके के एंटरप्राइज होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। जो कंट्रोल एंड मैनेज किया जाए प्राइवेट इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर के द्वारा, समझिए ना, एक सेपरेट एक इंडिविजुअल पर्सन उसको मैनेज कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, गवर्न कर रहा हो, या एक एंटरप्रेन्योर गवर्न कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस सेक्टर, बिजनेस एंटरप्राइज, वो क्या होगा, प्राइवेट एंटरप्राइज उसे बोलेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर में ऐसा क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि गवर्नमेंट की ही कंपनियां होती हैं जो सर्विस देने का काम करती हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या है, इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर उसको वर्किंग देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, और उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट को अर्न करना होगा। जैसे कि आपकी रिलायंस की कंपनी है, टाटा कंपनी है, बिरला है, विप्रो है, इस टाइप की कंपनी आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आती हैं। फिर आती पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर में आपको बता ही दिया मैंने कि उसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट पूरा गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। तो ऐसी कंपनी, ऐसे सेक्टर बिजनेस सेक्टर पब्लिक सेक्टर कहलाएंगे। जैसे कि आपकी LIC है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। जब बात आती है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज की, तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में कैसे बिजनेस है, विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाई। ठीक है, कंट्रोल और मैनेज किया जाएगा जॉइंटली। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, आप समझे, जॉइंट में वही होगा, आपने प्राइवेट में देखा एंटरप्रेन्योर, पब्लिक में गवर्नमेंट, और जॉइंट में उन दोनों का मिक्सचर, दोनों लोग मिलकर उसमें काम करेंगे। तो ऐसी बिजनेस सेक्टर को हम जॉइंट सेक्टर बोलेंगे। और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को हम जब डिस्कस करेंगे, उनको हम देखेंगे कि डीपली ये कौन कौन से बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा, यही सब आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा फॉर्म ऑफ बिजनेस या फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो पहला हमारा आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली, तीसरा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा आता है पार्टनरशिप, एंड फिफ्थ आता है कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो पहला हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सोल मतलब सिंगल, सोल मतलब सिंगल होता है, और प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया सिंगल ओनरशिप। एक लाइन में आप समझ गए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एक सिंगल पर्सन की ओनरशिप होगी, सिंगल पर्सन जिसको गवर्न करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, ऐसा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। तो आपने एक लाइन में देख लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनरशिप होती है। दूसरा आप इसमें बता सकते हैं, एक पॉइंट ये भी आ गया
कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का ये रूप है ना। थर्ड पॉइंट पे बात करें, इसको ओन, मैनेज, कंट्रोल एक सिंगल पर्सन ही करेगा, तो ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। तो ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये ऐसा बिजनेस है जो एक सिंगल पर्सन ही इसको कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और जब सिंगल पर्सन उसको मैनेज कर रहा है, अकेले ही वो उसको फिनेंस अरेंज करेगा, अरेंज द फिनेंस, मतलब अकेले ही उसको ऐसे बिजनेस में फिनांस अकेले अरेंज करने वाला सिंगल पर्सन होगा। वही उसके वर्किंग को कंट्रोल करेगा, प्रॉफिट उसका रखेगा और सारे रिस्क, सारे लॉस भी वही बियर करेगा। ओके, अरेंज द फिनांस, टेकिंग द प्रॉफिट एंड बियर्स द लॉसेस। तो आपने समझ लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। अब अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो वो क्या है, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता। तो विशेषता क्या है हमारी, हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सिंगल ओनरशिप। तो मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल ओनरशिप क्या होती है, कि जहाँ पर अकेले ही पर्सन पूरे बिजनेस को अकेले ओन करेगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, सारा फिनांस वही आके अकेले लाकर रखेगा, सारा प्रॉफिट वही रखेगा, और कोई लॉस अगर होता है तो वही उसको बियर करना पड़ेगा, अकेले एक पर्सन को बियर करना पड़ेगा सारे लॉसेस को। तो इसे बोलते हैं सिंगल ओनरशिप। सेकंड फीचर हमारा आता है इजी फॉर्मेशन। इसको स्टार्ट करते समय किसी भी तरीके को लीगल फॉर्मेलिटी हमें करनी नहीं पड़ती है, ना हमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता है, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम इसको रजिस्ट्रेशन भी ना कराएं तब भी ये हम इसे आसानी से कर सकते हैं ऐसे बिजनेस को। और एग्जांपल में हम जान सकते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आते हैं, जैसे कि स्मॉल शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप, फ्रूट स्टॉल, स्कूटर या साइकिल रिपेयर शॉप। इनमें हमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इजी फॉर्मेशन। जब हम इसे छोड़ना चाहें तो इजी एग्ज़िट भी हम इसे कर सकते हैं, इजी फॉर्मेशन एंड एग्ज़िट। कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी इसको स्टार्ट करते समय या बंद करते समय। नेक्स्ट हमारा आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या इसका मतलब है कि जो भी सिंगल पर्सन होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा, तो उसकी लायबिलिटी जो होंगी कभी ख़त्म नहीं होंगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से हम ऐसे समझते हैं कि कोई पर्सन जब बिज़नेस कर रहा है, साथ में उसकी सेविंग्स लगी हुई हैं बिज़नेस में, उसकी सेविंग के साथ एसेट्स भी लगी हुई हैं, और एंड ऑफ द ईयर जब उसका रिजल्ट आता है तो उसे प्रॉफिट होने के बजाय उसको लॉस हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या, तो उसको अपनी लायबिलिटीज़ को पे आउट करने के लिए उसको अपनी सेविंग्स भी लगानी पड़ेंगी, एसेट्स को भी, अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ेगा, बिजनेस के एसेट्स को भी बेचना पड़ेगा। और तब भी अगर ऐसा होता है कि उसकी लायबिलिटी ख़त्म ना हो तो फिर क्या, तो ऐसी कंडीशन में बैंकरप्ट भी हो सकता है, या फिर उसे बोरो करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे लायबिलिटी को ख़त्म करना है। ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वन मैन कंट्रोल। इसका मतलब क्या कि अकेले ही वो पर्सन मैनेजमेंट करेगा, अकेले ही पर्सन डिसीजन लेगा, अकेले ही पर्सन उनको सेलिंग करेगा। मतलब कोई बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है कम्प्लीटली वो एक पर्सन ही अकेले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है, ये हमने अकाउंटेंसी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका मतलब क्या होता था कि हमें बिजनेस को क्या अलग अलग मानना होता है, कि बिजनेस और जो बिजनेसमैन है वो दोनों अलग अलग हैं। जो बिजनेसमैन है, अगर बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम आती है, बैंकरप्ट हो जाता है, या बीमार है, या डेथ हो जाती है, तब भी उसका बिजनेस ऐसी कंडीशन में बंद नहीं होगा। बिजनेस कंटिन्यू वर्क करेगा, चलता रहेगा, बिजनेसमैन बदलेगा, लेकिन बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा, उसकी एंटिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा होता है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बिजनेसमैन को कुछ हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है या उसके एसेट्स जो हैं वो बिक जाती हैं, उसकी कोई सेविंग नहीं रह जाती लास्ट में, तो बिजनेस को उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ऐसे बिजनेसमैन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका फीचर क्या होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिविजुअल ओनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अकेले ही पर्सन वन मैन कंट्रोल या वन मैन आर्मी होता है, वो किसी पर्सन की वहाँ पर हेल्प नहीं लेता है, अकेले ही पूरे बिजनेस को अंजाम देता है। तो ऐसे में क्या, अगर उस बिजनेस में रिस्क आता है तो ऐसे में क्या करेगा वो, ऐसे में कुछ नहीं कर पाएगा, उसको ना चाहते हुए भी अपने बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, या वो जो भी डिसीजन लेगा अकेले ही डिसीजन लेगा, चाहे उसका डिसीजन अच्छा हो बिजनेस के लिए या ना हो। तो ऐसे बिजनेस में इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग होता है, अकेले ही पर्सन रिस्क बियर करता है और प्रॉफिट का पूरा हिस्सा अकेले ही रखता है। तीसरा आता है स्मॉल साइज। हम इसे लार्ज स्केल तक नहीं ले आ सकते हैं, स्मॉल स्केल तक ही इसको रख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कितना काम करेगा। जब वो इसको लार्ज स्केल पर ले आने की कोशिश करता है तब उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़, और सबसे बड़ी बात की कैपिटल, इतना ज़्यादा मनी कहाँ से वो लाएगा, फिनांस कहाँ से करेगा कि उसके बिजनेस को लार्ज स्केल तक ले जा सके। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है फीचर्स होने के साथ साथ कि स्मॉल साइज़ होता है इसका। अगर स्मॉल साइज़ में करना चाहे तो ये उसे कंटिन्यू कर सकता, सिंगल पर्सन जब तक चाहे उसको रन करा सकता है, लेकिन जहाँ वो चाहे कि मैं इसको लार्ज स्केल तक ले जाऊँ तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज़ मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। आप ये पॉइंट समझ में आ ही रहा होगा कि गवर्नमेंट का जो है इंटरफेयर बहुत कम होता है। तो आपने एक ब्रीफ वे में समझ लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और इसमें किस तरीके की वर्किंग होती हैं। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ लिया अपने, और हम अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म पे, HUF या जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दोनों इसके नाम हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब हिंदू अविभाजित परिवार या संयुक्त हिंदू परिवार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जो बिज़नेस है, पहली बात तो यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ आपका कहाँ, इन इंडिया सिर्फ यहीं मान्य है और कहीं नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और जो एक गवर्न है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत किया जाता है। जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इस बिज़नेस को करने के, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पूरी तरीके से डिस्क्राइब्ड है, जिसको हिंदू लॉ भी बोला जाता है। तो एक लाइन में समझें, HUF इज़ अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ all personal lineally descended from a common ancestor and include their wives and unmarried daughters. Such family possesses some ancestral property. इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर सभी पर्सन, चाहे वो मेल हों, उनकी वाइफ हों, उनके सन एंड डॉटर जो भी हैं, वो सब उस बिजनेस के बाई बर्थ मेंबर बन जाते हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता कि हाँ हमें मेंबर बनना है तो हमें कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कहीं जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर HUF बिजनेस है, जॉइंट हिंदू बिजनेस है, तो जो भी वहाँ पैदा होगा, जो भी उनके चाइल्ड होंगे, सन, डॉटर, वाइफ, वो सब उसके मेंबर बन जाएंगे। ओके। और ऐसी फैमिली में अगर कोई संपत्ति है उनके पूर्वजों की, तो वो भी उनके नाम पर आ जाएगी, उनको मिलेगी। इसमें एक बहुत बड़ा टर्म आता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली को मैनेज करता है, या कह सकते हैं कि बिजनेस का सबसे बड़ा वारिस या उसका खुद ओनर, और वही पूरा बिजनेस को मैनेज करेगा। कर्ता को राइट होते हैं कि वो लोन्स ले सकता है, बिजनेस को गवर्न कर सकता है, उसे राइट होता है कि बिजनेस कैसे हेल्ड करना है, कैसे उसको वर्किंग देनी है, और इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करना है तो उसको अधिकार होता है, वो किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए अधिकार उसके अंदर होता है, राइट होते हैं, या किसी भी रिकॉर्ड्स को बिजनेस के देखने का अधिकार या राइट कर्ता को होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। तो अगर आपसे पूछा है कि कर्ता की लायबिलिटी,
तो आप बताएंगे अनलिमिटेड। और कर्ता को छोड़कर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और इसमें 2 रूल भी आते हैं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। 2 स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अभी क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 लॉ हैं हिंदू लॉ के, दयाभाग और मिताक्षरा। इनको स्कूल ऑफ हिंदू लॉ ही बोला जाता है। तो पहला हमारा लॉ है दयाभाग हिंदू लॉ, ठीक है। तो ये लाइन में क्या है कि ये दयाभाग जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड असम में एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो भी हमारे स्टेट आएंगे उनमें मिताक्षरा लॉ एप्लीकेबल होता है। दयाभाग में क्या होता है कि जो पैतृक संपत्ति है, जो कर्ता की संपत्ति होता है, कर्ता की बिजनेस होता है, वो सन को लेने का अधिकार या प्राप्त करने का अधिकार उसके डेथ के बाद ही होगा। डेथ ऑफ फादर, ओके। लेकिन मिताक्षरा में ऐसा नहीं है। मिताक्षरा में ऐसा कहा जाता है कि जो भी पर्सन HUF फैमिली में पैदा होता है बाई बर्थ, उसको राइट होता है बिजनेस के मेंबर्स बनने में, है ना। वो पैदा होते ही मेंबर ऑफ HUF फैमिली ऑटोमेटिक बन जाता है, मेंबर ऑफ HUF बाई बर्थ। तो हम कुछ फीचर्स को देख लेते हैं HUF के, इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन। तो HUF जो बिजनेस होता है वो आपके हिंदू लॉ या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। उनकी जो मेंबरशिप होती है मेंबर्स की, वो बाई बर्थ होगी। और उनकी फैमिली में जो भी पर्सन पैदा होगा बाई बर्थ, उनको ये मेंबरशिप मिल जाएगी, उन्हें किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आ गया आपका फॉर्मेशन में। और सेकंड आती है आपकी लायबिलिटी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लायबिलिटी में HUF में क्या होता है, कर्ता जो होता है सिर्फ उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी अदर मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड माना जाता है। थर्ड होता है हमारा कंट्रोल। जो भी बिजनेस में कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट होगा, या फिर कहाँ से एग्रीमेंट करना है, किससे कॉन्टैक्ट रखना है, या फिर क्या डिसीजन लेने हैं बिजनेस को लेकर, या कोई भी राइट की बात आए तो सिर्फ कर्ता का होता है, सिर्फ कर्ता का। अदर मेंबर इसमें कुछ भी नहीं इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में देखा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। HUF फैमिली बिजनेस जो होता है वो कब ख़त्म होगा, कब इसका डिसोल्यूशन हो सकता है। इसका जो डिसोल्यूशन होगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सारे मेंबर्स इसको मिलकर डिसाइड करेंगे कि अब इस बिज़नेस को ख़त्म करना है, तभी बिज़नेस को ख़त्म किया जा सकता है। अदरवाइज़ कर्ता के मरने के बाद मेंबर्स को ऑटोमेटिक बिजनेस का कर्ता बना दिया जाता है और बिजनेस ऑटोमेटिक रन करता रहता है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप बिजनेस कर्ता बनने के बाद वो उस बिज़नेस को कंट्रोल कर सकता है, मैनेजमेंट का राइट उसको होता है। लेकिन आप इसको जब ख़त्म करने की बात कहेंगे तो जब तक सबकी आपसी रजामंदी नहीं होगी तब तक इस बिज़नेस को बंद नहीं किया जा सकता है, ओके। थर्ड फॉर्म जो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग लिख देता हूँ, फिर उसको डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो ये रही आपके सामने मीनिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई पर्सन आ सकता है, वॉलंटरी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हु कम टुगेदर टू प्रमोट दियर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सब इसमें जो आते हैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आते हैं, पर्सनल अर्निंग के लिए आते हैं। ये प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि सेल्फ हेल्प, मतलब खुद से हेल्प करेंगे और म्यूचुअल हेल्प करेंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करना। किनको? सिर्फ अपने मेंबर्स को, प्रोवाइड सर्विसेज टू दियर मेंबर्स। आपने समझ लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन come together to promote their own economic interest through the principle of self-help and mutual help. Main motive is to provide services to their members. Principle of self-help या हम कह सकते हैं each for all and all for each. अपनी इच्छा से में कोई मेंबर बन सकता है, कोई किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। इसमें अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन की तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा
और ऐसे बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इस एक्ट के अंतर्गत आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। ओके, और इसमें जो भी पर्सन होंगे उन पर्सन को कैपिटल लाना पड़ेगा। सही पर्सन कैपिटल लेकर आएंगे और उसी कैपिटल के बेसिस पर उनको प्रॉफिट शेयर होगा। जैसे कैपिटल लेके आते हैं उसी बेसिस पे उनका रेशियो बनाया जाएगा और उनको प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। और रही बात इसमें अगर मेंबर्स की बात करने की, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपके इस बिज़नेस में कितने मेंबर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम होते हैं। तो हम इसकी बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो यहाँ मेंबर्स आपके मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कितने मेंबर्स इसमें आपके जुड़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 10 मेंबर आपके होने ही चाहिए। तो फीचर्स क्या हैं इसके? फर्स्ट आपका वॉलंटरी एसोसिएशन, कोई पर्सन इसमें अपनी मर्ज़ी से इसका मेंबर बन सकता है, कोई भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट आता है इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट के अंतर्गत सभी मेंबर्स को अपना अधिकार होता है कि वोट कर सके, सबको एक इक्वल वोटिंग का अधिकार होता है। थर्ड आपका आता है लीगल स्टेटस। जैसे मैंने बताया कि ये एक आपकी ब्रीफ वे में बन रही है, मतलब नॉर्मल वे में, इसको मैं ज़्यादा समराइज़ नहीं कर रहा हूँ। जब हम इसको एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, सभी प्रॉपर वीडियो, तब हम उसमें देखेंगे कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप है, A to Z हम देखेंगे। A to Z हम देखेंगे कि क्या HUF बिजनेस है, क्या स्कूल ऑफ लॉ है, किस तरीके से वर्किंग होती है। और रही बात सोसाइटी की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर तो हम फीचर्स तक ही बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे टाइप क्या हैं ये सोसाइटी के, उसके बाद क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब देखते हुए चलेंगे। ओके, और जब हम पार्टनरशिप पे आएंगे तो पार्टनरशिप के पार्टनर्स को देखेंगे, पार्टनरशिप के टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप डीड को देखेंगे। कंपनी पर आएंगे तो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेंगी, लेकिन ये बस नॉर्मल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, ताकि एक वीडियो में आपको सब सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप समझ सको एक बेसिक लेवल पर। तो लीगल स्टेटस में आपका क्या आ जाएगा कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इस बिज़नेस से कराना ही पड़ता है। तो इस बिज़नेस में सेपरेट लीगल एंटिटीज़ जो आपका नेचर होता है, कहने का मतलब कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी और साथ ही साथ इसके मेंबर होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी का सिस्टम इसमें एप्लीकेबल होता है। और आगे बात कर लेते हैं लायबिलिटी की। तो इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब आप समझते हैं कि जितनी भी कैपिटल वो जब स्टार्टिंग के समय लाता है, जैसे कि मेंबर बनते समय जो कैपिटल लेकर आएगा, तो आप उस बेसिस पे उसकी लायबिलिटी को डिसाइड कर देते हैं। आपको किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, ना कुछ एक्स्ट्रा एडअप करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटी ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव, नेक्स्ट आता है कैपिटल, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस। कहने का मतलब कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है वो सब लोगों के इक्वल राइट्स जो पर्सन चाहेंगे उस बेसिस पे क्या होगा कि एक डिसीजन लिया जाएगा और वैसा ही डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिजनेस में। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव होना चाहिए, सारे मेंबर्स को इक्वली सर्विस मिलनी चाहिए, वो एक दूसरे के लिए ही वर्क कर रहे हैं तो सबको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। कैपिटल क्या है, इसमें सभी पर्सन को कैपिटल लानी पड़ती है, जितनी भी उसकी कैपिटल होगी उसी बेसिस पे आपको उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। बिजनेस में जब फ़ायदा होगा, जो भी उसको प्रॉफिट होगा तो इक्वली बढ़ जाता है, जितनी उसकी रेशियो होगा कैपिटल के बेसिस पे, तो पूरा सरप्लस वो लोग सभी मेंबर्स में बांट दिया जाता है। और फिर आगे बात करेंगे टाइप की, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का चैप्टर आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्म आता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक बड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको ब्रीफ वे में छोटे छोटे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप है क्या। आपको मैं बताऊं कि इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, मीनिंग पढ़नी होंगी इसकी, जो कि ईजी है मीनिंग, और आपको एक्ट के अकॉर्डिंग जानना होगा कि क्या है पार्टनरशिप और उसका एक्ट क्या बोलता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी एक डेफिनेशन आ जाएगी
और उस डेफिनेशन की बात कहा जाए कि किस एक्ट से ये डेफिनेशन बनी है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको फीचर्स पढ़ने होंगे पार्टनरशिप के, इसके फ़ायदे नुकसान मेरिट डिमेरिट पढ़ने होंगे। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है वो पढ़ने होंगे। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एग्रीमेंट, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। वो मैं इंडिविजुअल क्लास में दे दूँगा। अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मीनिंग बताता हूँ इसका। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक एसोसिएशन या ग्रुप है, 2 और मोर पर्सन, है ना, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ग्रुप होता है पार्टनरशिप, जहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, एग्री होते हैं बिजनेस एक्टिविटी को जॉइंटली करने के लिए। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। पार्टनरशिप ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी, दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। ओके, नॉर्मल बिजनेस की बात करें और एक बैंकिंग बिजनेस के पार्टनर की बात करें तो मिनिमम हमारे बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में 2, मैक्सिमम 100 होते हैं। और ये 2013 के इंडियन कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और जहाँ पर पहले मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते थे इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में, तो उसको अमेंड किया गया, बदलाव किया गया, और अब मैक्सिमम मेंबर्स इसके 100 होते हैं। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में क्या है, बैंकिंग सिस्टम में मिनिमम 2, मैक्सिमम 10। अगर बात की जाए कि पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस गवर्न कैसे होता है, कौन इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया ताकि पार्टनरशिप जो है उसको वर्किंग मिल सके। रही बात पार्टनरशिप की वर्किंग की, तो कौन गवर्न करता है, वो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिस्कस किया गया है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन between person who have agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all। इस लाइन को आप अच्छे से समझिए। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए म्यूचुअली, ठीक है। कैरिड ऑन बाई ऑल मतलब सबके द्वारा किया जाए, या फिर एनी ऑफ देम किसी के भी द्वारा, मतलब बिजनेस में किसी भी मेंबर के द्वारा किया जाए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सबके लिए आना चाहिए। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कोई पर्सन अकेले भी काम कर रहा है तब भी बिजनेस का ही वर्क होना चाहिए पार्टनरशिप में, और सबको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कैरिड करेंगे तो सब करेंगे, या कोई एक भी करता है तो एक्टिंग, या मतलब इस तरीके से एक्ट किया जाएगा, इस तरीके से वर्किंग की जाएगी कि सबको वो प्रॉफिट्स पहुंचाएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। इनके फीचर्स की बात करें तो पार्टनरशिप के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं अपने कैपिटल के बेसिस पर, वो अपने शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो सबकी एक उनको एग्रीमेंट चाहिए होता है, सब एग्री होनी चाहिए उस बात के लिए, तब वो किसी को अदर पर्सन को शेयर कर सकते हैं। अगली आती है म्यूचुअल एजेंसी। सभी का वहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो बिजनेस से अलग हो, या फिर जो उनका एक ऑब्जेक्टिव हो उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे वो काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि एक पर्सन कुछ और कर रहा है, दूसरा पर्सन किसी और ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर रहा है, तीसरा पर्सन किसी और ऑब्जेक्टिव पे कर रहा है। सबका एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव होता है, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी प्रॉपर एक क्लास में, पार्टनरशिप की जब क्लास होगी तो हम उसमें पढ़ेंगे, और हम पार्टनरशिप के डीड जो होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको भी हम प्रॉपर एक क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो क्या होगा एडवांटेज, रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है, कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, ये उसको फ़ायदा होता है। इसमें डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, कहने का मतलब कि जो भी वो करेंगे मैनेजमेंट, उनमें सब लोगों की एक इच्छा, या कह सकते हैं कि उनका एग्रीमेंट करके करते हैं। कहने का मतलब वो जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो जितना ज़्यादा कैपिटल लेकर आएगा, इन्वॉल्व होगा कैपिटल में, उसको उतना प्रॉफिट भी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें कंपनी की, कि कंपनी क्या होती है।
ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद परपीचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो कहने का मतलब कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाई लॉ, लॉ उसे बनाती है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। यहाँ पर कोई पर्सन नहीं होता, यहाँ पर बिजनेस के बिहाफ पे कंपनी होगी, जो भी बिजनेस की वर्किंग होगी उसको वो आगे कंप्लीट करेगी, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना हो, किसी को या सेल करनी हो, कुछ भी एनीथिंग, तो वहाँ पे बैक एंड में कंपनी का ही नाम आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई पर्सन होता है वो बिज़नेस करता है तो उसका साइन होता है, वो ज़रूरी होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या, तो यहाँ पर कंपनी की क्या होती है आइडेंटिटी, जैसे कॉमन सील। तो कॉमन सील के बेसिस पे वो उसकी कॉमन सील जो होती है आइडेंटिटी होती है, उसी को एज अ साइन माना जाता है कंपनी का। और विद अ परपीचुअल सक्सेशन, इसका क्या मतलब हुआ, परपीचुअल सक्सेशन मतलब कि ये कंपनी जो होगी वो लॉन्ग टर्म तक वर्क करेगी, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि इसका बिजनेसमैन अगर डेथ हो जाती है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है तो कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वही उसको चलाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ होता है तो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होगा और कंपनी को आगे लेकर जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कहने का मतलब ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, भले इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपकी जो है इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है ओनली इन द आइज़ ऑफ लॉ। कहने मतलब अगर लॉ की नज़रों से देखा जाए तो ये एग्जिस्ट करती है, तो ये इसका मतलब हुआ। अगली आती है सेपरेट एंटिटी। तो इसका मतलब हमें अभी क्या बताया कि सेपरेट एंटिटी होती है। यहाँ पर अगर बिजनेस या यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी को जो चला रहा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर उसको कुछ होता है, बैंकरप्ट होता है, कुछ भी एनीथिंग, तो कंपनी बंद नहीं होने वाली। नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा और वो उसको ऑपरेट करेगा, कंपनी यूं ही आगे चलती चली जाएगी। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है। अगली बात आती है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कोई कंपनी है, उसमें शेयर लगे हैं, तो शेयर की एक वैल्यू होती है, एक प्रॉपर वैल्यू होती है। जितने वो पर्सन शेयर लगाया होगा, शेयर जितने भी उसके ख़रीदे होगा, तो उतने शेयर की ही उसे वैल्यू देनी पड़ेगी, उसकी अदर लायबिलिटी नहीं होगी। अगली आती है मैनेजमेंट बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसे मैनेजमेंट कौन करता है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। नेक्स्ट आती है ऑडिट ऑफ कंपनी इज़ कंपलसरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का ऑडिट जो होगा कंपलसरी करना ज़रूरी है, वॉलंटरी नहीं है, इसको कंपलसरी ही इसको करना ज़रूरी होता है। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन कंपनी की। तो कंपनी में काफ़ी सारे टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक प्राइवेट, इतनी सारी कंपनी है। आप इसको आप प्रॉपर एक लेक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और जब कंपनी के टाइप्स की बात आएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट क्या हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ज़रूरी 2 डॉक्यूमेंट होते हैं आपके कंपनी के लिए। यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं, उसी के बेसिस पे हमारी कंपनी को रन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देख लिया है कि एक नॉर्मल वे में छोटे छोटे पार्ट्स को हमने लेकर के सारे पूरे बिजनेस को हमने पढ़ा कि क्या क्या फॉर्म है इसके, सबकी एक फ़ीचर्स देखी, जिससे हमें एक आइडिया मिल गया कि क्या डिफरेंसेस होता है सभी फॉर्म्स में। ठीक है, और आगे हम सभी फॉर्म्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटर को अलग करेंगे, जॉइंट हिंदू एंड डिवाइड को अलग करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप कंपनी, सबको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनेंगी सभी टॉपिक्स पर, जहाँ पर हम उस सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी तो मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन एक वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं होता है। ये नॉर्मल आपकी बेसिक को कवर करने के लिए था बस। ओके, तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इस टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।